चलिए शुरू करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, हमने पढ़ लिया है भारत पर ईरानी और यूनानी आक्रमण, और हमें वापस आना है घनानंद पे। मतलब अब हमें मौर्य वंश, आपने पढ़ा होगा घनानंद के समय मैंने दो बातें लिखवाई थी। एक तो घनानंद के ही शासनकाल में भारत पर यूनानी आक्रमण हुआ था सिकंदर के नेतृत्व में, यह बात लिखी थी। एक दूसरा पार्ट लिखा था हमने कि घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये एक दूसरा पार्ट था। ठीक है, उसके बाद मौर्य वंश शुरू हो जाएगा। अच्छा, कोई भी वंश पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं उस वंश के बारे में जानकारी देने वाली किताबें, उस वंश के बारे में जानकारी देने वाले अभिलेख, उस वंश के बारे में जानकारी देने वाले यात्रियों के विवरण। मतलब उस वंश के बारे में जो स्रोत है, हमें कहां से उस वंश के बारे में पता चलता है, ये पहले पढ़ते हैं हम लोग। समझ रहे हैं? कोई भी चैप्टर होता है वहीं से शुरू ही होता है। तो हम लोग मौर्य वंश शुरू करेंगे, घबराइएगा नहीं। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत। समझ रहे हैं? तो ठीक है, पढ़िए, हेडिंग लिखिए। एक नया चैप्टर है, नया टॉपिक है ये। समझ रहे हैं सब लोग मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं? क्योंकि इसके बाद जस्ट मौर्य वंश शुरू होगा, तुरंत नंद वंश समाप्त करके मौर्य वंश आएगा। ठीक है, नंद वंश खत्म है बेटा। वही मैंने एक लाइन लिखवाया होगा कि मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की, लिखवाया है ना। इसके बाद जस्ट मौर्य वंश पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। हेडिंग डालें, ये नया टॉपिक है, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। बेटा जानकारी के स्रोत। आज तो सैटरडे है, कल संडे है। ठीक है, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। तो देखिए, किसी भी ऐतिहासिक वंश को जानने की तीन सोर्स होती है, तीन स्रोत होते हैं किसी भी वंश को जानने के। एक तो बेटा साहित्य, किताबें। किसी वंश के बारे में किताबों से तो हमें पता ही चलता है। साहित्य, किताबें बेटा। तो हम ऐसी किताबें देखेंगे जो मौर्य वंश के बारे में हमको बताते हैं, मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य। अब ये क्या होता है बता रहा हूं मैं आपको। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरानी चीजें, जो खुदाई में पुरानी चीजें प्राप्त होती है, या पुरानी चीजें, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, अभिलेख हो गया, जैसे अशोक के अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, दशरथ के अभिलेख। इन सब अभिलेखों से हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और ये एक तरह से पुरातात्विक साक्ष्य है जो ज्यादा रिलायबल होते हैं, ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। अब खुदाई में अगर मुद्रा प्राप्त होता है और मुद्रा पर कोई विशेष चिन्ह बना होता है या मौर्य वंश के विषय में कुछ लिखा होता है, तो वो भी हमें जानकारी देता है। ये भी पुरातात्विक साक्ष्य है। कैसा साक्ष्य है, समझ पा रहे हैं? कुछ भवन वगैरह मिल रहे हैं या कोई अवशेष मिल रहा है किसी चीज का उस काल के, तो ये भी हमें उस वंश के बारे में जानकारी देगा। समझ पा रहे हैं? तो ये मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत है। इसके अलावा विदेशी यात्रियों का विवरण। कोई विदेशी यात्री आता है, उसने कुछ विवरण दिया था, विदेशी यात्रियों का विवरण, हाँ, ये भी मौर्य वंश के विषय में जानकारी देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दो पार्ट जो है, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों का विवरण, ये हम मौर्य वंश के शासकों के साथ ही पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं? किस शासक के शासन काल में कौन सा यात्री आया था वही पढ़ेंगे, और अशोक ने कौन कौन से अभिलेख लिखवाए, चंद्रगुप्त मौर्य के कौन से अभिलेख हैं, किस मौर्य शासक के कौन से अभिलेख, हम उसी के साथ पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं? हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं साहित्य, किताबें, और मुख्यतः संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे। ऐसी किताबें जो मौर्य वंश के विषय में हमको जानकारी देती है। जैसे सबसे ज्यादा जानकारी तो हम लोग को देती है चाणक्य की क्या नल्ले हो क्या बे तुम लोग, अर्थशास्त्र। नाम नहीं सुना है? बोलना चाहिए तुरंत। अर्थशास्त्र, समझ पा रहे हैं? अर्थशास्त्र। इसके अलावा मैं आपको यही पढ़ा देता हूं अभी, मेगास्थनीज की इंडिका, यह भी किताब है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस, ये कुछ किताबें हैं। एकदम सही, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस,
इसके अलावा मृक्ष कटिकम, हालांकि ये गुप्त वंश के बारे में भी जानकारी देती है। इसकी रचना गुप्त काल में ही हुई थी, लेकिन ये मौर्य वंश के बारे में भी जानकारी देती है, मृक्ष कटिकम। इसके अलावा कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, ये कुछ पुस्तकें हैं जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, एक और पुराण है, आप ये जानते हैं, विष्णु पुराण, नाम तो सुना ही होगा। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की वंशावली है, विष्णु पुराण। तो ये है, देखें, तो ये कुछ साहित्य है जो अभी हम देखने वाले हैं। कुछ साहित्य बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ साहित्य थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ये कुछ किताबें हैं जो हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी देती हैं। तो आइए पढ़ा जाए। सबसे पहले अर्थशास्त्र पढ़ा जाए, और ये दोनों पार्ट हम वही देखेंगे कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। अभिलेख आपको अशोक में मिलेगा ज्यादातर, और चंद्रगुप्त मौर्य में भी एक दो मिलेंगे। ठीक, बाकी ठीक है, मुद्रा उद्रा सब लास्ट में पढ़ाऊंगा उसी समय। पढ़ा जाए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी देती है, क्योंकि अर्थशास्त्र लिखा ही था चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने। तो जाहिर सी बात है इनके, हाँ फिर से पीछे कर दें, जल्दी लिख लीजिए बेटा। एकदम सही बेटा, बहुत सही पकड़े हो तुम। मैंने बोला मृक्ष कटिकम और लिखा मृक्ष कटिम। ठीक है, शाबाश। मृक्ष कटिकम है ये, बोल नहीं पा रहे थे तुम लोग? अच्छा, लिखा था वही। ठीक है, ठीक है। चले तो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले अर्थशास्त्र, आइए हेडिंग डालिए बेटा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अब ये मत सोचना हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक है, लेकिन इसका धन से कोई लेना देना नहीं है। अर्थ बस है इस पुस्तक का नाम, बाकी धन से कोई लेना देना इसका नहीं है। अर्थशास्त्र के बारे में दो चीजें सबसे पहले जाने। इसके रचनाकार, तीन चीज जानेंगे। इसके रचनाकार कौन है, और फिर हम जानेंगे इसकी भाषा क्या है, फिर हम जानेंगे इसकी विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु, तो ये तीन चीजें तो लगभग सबका हम लोग देखेंगे। विषय वस्तु, विषय वस्तु में इस मतलब इसमें है क्या, इस पुस्तक में है क्या, तो ये तीन चीजें हम देखेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। सबसे पहले तो रचनाकार है भाई साहब, ये तीन चीजें पूछी भी जाती हैं आपसे। ठीक है, इस पुस्तक के अर्थशास्त्र के रचनाकार है द फेमस चाणक्य। चाणक्य, और इनका मूल नाम था बेटा विष्णुगुप्त। हाँ एकदम सही, विष्णुगुप्त इनका मूल नाम था। क्योंकि ये महर्षि चणक के पुत्र थे, इसीलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। इसके अलावा इनका स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी था। क्या था? तो कौटिल्य, कुटिलता थी इनके स्वभाव में, थोड़े क्रोधी थे, इसीलिए इनका नाम कौटिल्य भी पड़ गया। तो ये तीन नामों से जाने जाते हैं। इनको कौटिल्य भी कहा जाता है ना। कहा जाता है इनके बारे में, एक कथा है कि एक बार ये जंगल में जा रहे थे और इनके पैरों में एक झाड़ी होती है जो कुश कहलाती है ना। उनके पैरों में कुश धंस गया, तो इनको कुश पे क्रोध आ गया। अब कुश बहुत सारे थे, तो क्या कर सकते थे उसका, है ना। अगर उसको काटते तो फिर उगाता, तो ये मट्ठा ले आए एसिड और उसके जड़ में डाल दिया, जिससे वो हमेशा के लिए सूख जाए। तो इतने क्रोधी थे ये, समझ पा रहे। तो घनानंद ने भी इनका अपमान किया था, उसका भी वही हाल करेंगे। तो कुछ लोग होते हैं बहुत सीरियस चीजों को ले लेते हैं, जबकि इतना लेना नहीं चाहिए। भाषा, तो संस्कृत भाषा में है बेटा अर्थशास्त्र, और अर्थ मतलब होता है धन, शास्त्र मतलब अध्ययन, है ना, विषयगत अध्ययन। तो इसका धन का कोई संबंध नहीं है, विषयगत अध्ययन धन का कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसकी विषय वस्तु कुछ और है। ये राजनीति पर आधारित और लोक प्रशासन, लोक व्यवस्था पर आधारित पुस्तक है कि किसी राजा को कैसे शासन चलाना चाहिए, कैसे वो लोक व्यवस्था अपने राज्य में बनाकर रख सकता है, तो उस पर आधारित पुस्तक है। समझ रहे? ठीक है, तो लिख लीजिएगा राजनीति, पॉलिटिक्स, राजनीति एवं लोक व्यवस्था पर आधारित पुस्तक। राजनीति एवं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन या लोक व्यवस्था पर आधारित
पुस्तक आधारित पुस्तक है बेटा। अब देखें आगे इसके बारे में। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है इस पुस्तक की संरचना, है ना। हालांकि हर पुस्तक की संरचना मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन इस पुस्तक की संरचना बताऊंगा क्योंकि ये भारतीय पुस्तक है और बड़ी महान पुस्तक है कह सकते हैं। तो बाबू इसमें कुल 15 अध्याय है। 15 यहां अध्यायों को अर्थशास्त्र में कहा गया है अधिकरण। अध्यायों को कहा गया है अधिकरण। आप कह सकते हैं, है ना, टॉपिक्स नहीं, लेसन्स, चैप्टर। इसमें कुल चैप्टर है, इसमें चैप्टर है 15 अधिकरण है। ठीक है, आम भाषा में समझने के लिए है। ठीक है, इसके अलावा इसमें 180 प्रकरण है। प्रकरण का सेंस है बेटा टॉपिक। अर्थशास्त्र में कुल 180 प्रकरण है। जाहिर सी बात है टॉपिक्स की संख्या ज्यादा होगी, प्रकरण की संख्या ज्यादा होगी। इसके अलावा इसमें कुल 6000 श्लोक है इस पुस्तक में। बस ये आपको जानना है, 6000 श्लोक है संस्कृत भाषा में। तो 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोकों से बनी हुई ये पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसमें लोक व्यवस्था और राजनीति के बारे में उल्लेख किया गया है। संस्कृत भाषा में है और इसको विष्णुगुप्त ने लिखा है। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन चूंकि मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें अब मौर्य वंश के बारे में या अन्य चीजों के बारे में पूछ सकता है। अच्छा, एक चीज आप अंदर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा उल्लेख कर देता हूं यहां। इस पुस्तक में प्रमुख क्या बातें हैं, इस पुस्तक का हाईलाइट जो मेन पॉइंट है वो क्या है, कुछ पॉइंट्स को मैं बताता हूं। इस पुस्तक में प्रमुख उल्लेख, अर्थशास्त्र में किन किन चीजों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में प्रमुख उल्लेख, तो देखें अर्थशास्त्र में जो प्रमुख उल्लेख है वो ये है, जो जानने योग्य है वो है, इसमें अर्थशास्त्र में चाणक्य ने अर्थशास्त्र में साप्तांग सिद्धांत दिया है। साप्तांग सिद्धांत क्या होता है, तो इसमें बता रहा हूं, इसमें राज्य के, जैसे राज्य को मैं बता रहा हूं, राज्य में ऐसे 7 तत्व होते हैं जो बड़े ही आवश्यक होते हैं, और उन 7 तत्वों की तुलना चाणक्य ने शरीर के 7 अंगों से किया है। जैसे उसमें राजा को शरीर का मुख बताया है। जैसे एक शरीर के लिए मुख जितना आवश्यक है, उसी लिए एक राज्य के लिए उसका राजा उतना आवश्यक है। जंघा को सेना बताया गया है, कान को मित्र बताया गया है। ऐसे प्रत्येक शरीर की तुलना राज्य के अंग से की गई है। तो 7 चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण शरीर में है, वैसे ही 7 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं राज्य के लिए। ठीक है, तो ये मैं पढ़ाऊंगा, अंदर घबराइएगा नहीं, है ना। तो बस लिख लीजिएगा, साप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है इस पुस्तक में। चाणक्य ने साप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है। साप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। इसके अलावा इस पुस्तक में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। 9 प्रकार के दास, मतलब ये पुस्तक ये बताती है कि मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी। भाई ये मौर्य काल में ही थे, है ना। इनका जीवन काल कितना लंबा रहा होगा, गुप्त काल में तो आ नहीं गए होंगे, है ना। ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो जो कुछ देखा होगा उन्होंने लिखा है उसी समय का। तो मौर्य शासन प्रशासन पर आधारित पुस्तक है इनकी असल में। 9 प्रकार के दासों का उल्लेख, 9 प्रकार के दासों का उल्लेख इन्होंने किया है कि मौर्य काल में 9 प्रकार के दास होते थे। मतलब स्टोरी ये कह रहा है, मतलब कहने का मतलब इनके ये है कि मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी, याद रहेगा। इसके अलावा इन्होंने एक बड़ी ही अच्छी बात कही है, इन्होंने शूद्रों को आर्य कहा है। शूद्र जो कि जिनको निम्न कहा जाता था, उसको इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में श्रेष्ठ कहा है। यह बहुत खूबसूरत बात है। इसीलिए पूछा जाता है कि किसने अपनी पुस्तक में शूद्रों को आर्य कहा है, तो चाणक्य ने, याद रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पुस्तक में शूद्रों को, यह पूछा गया प्रश्न है, शूद्रों को आर्य कहा है। शूद्रों को आर्य कहा गया है अर्थशास्त्र में।
आर्य का यहां सेंस है श्रेष्ठ, कुलीन, आर्य कहा है। इसके अलावा इन्होंने, है ना, विधवा पुनर्विवाह का उल्लेख किया है। बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी बातें भी है, ज्यादातर अच्छी बातें हैं। तो ये अर्थशास्त्र है, मेरे हिसाब से इतना काफी है। काफी है ना बेटा, आगे पढ़ा जाए? ठीक है, अर्थशास्त्र थोड़ा ठीक है। अब देखें, अगली पुस्तक है मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज राइटर है, इंडिका है। कौन सी पुस्तक है? चलिए, अगली पुस्तक का नाम है मेगस्थनीज। पुस्तक नहीं थे वो, मेरे दिमाग में तुरंत राइटर पहले आ गया, फिर बोल दिया मैंने। इंडिका, अगली पुस्तक का नाम है मेगस्थनीज। अगली पुस्तक का नाम है क्या? इंडिका, मेगस्थनीज। ठीक, अब देखिए बेटा, सबसे पहले रचनाकार, ये तो जानेंगे किसने लिखा है ये पुस्तक। ठीक है, रचनाकार देखेंगे, इसके अलावा हम इसकी भाषा देखेंगे। ये मूल रूप से तो यूनानी भाषा में लिखी गई थी, और इसके अलावा हम इसकी विषय वस्तु देखेंगे। विषय वस्तु, इसमें किसके बारे में उल्लेख है? तो देखिए, देखें तो हाँ, रचनाकार इसके मेगस्थनीज है। ये आगे मिलेंगे आपको जब मैं चंद्रगुप्त मौर्य आपको पढ़ाऊंगा। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे, और उन्होंने जो कुछ पाटलिपुत्र में देखा, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कुछ पाटलिपुत्र में देखा उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। ठीक है, भाषा है यूनानी भाषा में है ये पुस्तक, यूनानी। इसके अलावा विषय वस्तु है मौर्यकालीन समाज। इन्होंने मौर्य काल में जो कुछ समाज में देखा उसके बारे में लिखा, अपने विचारधारा से, अपनी सोच से। ठीक है, मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन समाज। वह, इन्होंने अपनी पुस्तक मेगस्थनीज में पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी दी है, बहुत अच्छी। वह पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के विषय में भी बताया है इन्होंने, क्योंकि पटना में रहते थे, दरबार में रहते थे, तो राजधानी के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया था। रचनाकार है इंडिका के मेगस्थनीज, भाषा है यूनानी, और इसमें किसके बारे में जानकारी, किस पर आधारित पुस्तक है? मौर्यकालीन समाज व पाटलिपुत्र के पर आधारित पुस्तक है। आइए देखते हैं पाटलिपुत्र के बारे में क्या जानकारी मिलती है हम लोगों को इंडिका से। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है इसलिए बता रहा हूं। तो देखें, सबसे पहले देखने जा रहे हैं हम पाटलिपुत्र, दोनों बारे में देखेंगे, मौर्यकालीन समाज के बारे में और पाटलिपुत्र के बारे में, दोनों के बारे में जानकारी देखेंगे। पहले देखने जा रहे हैं पाटलिपुत्र के विषय में क्या जानकारी मिलती है। के विषय में जानकारी, कहां से जानकारी मिल रही है? ये मेगस्थनीज की इंडिका से हम लोग को ये जानकारी क्या मिली है वही देखने जा रहे हैं हम लोग। तो पाटलिपुत्र के विषय में जानकारी हम देखने जा रहे हैं बेटा। तो देखें, सबसे पहले पाटलिपुत्र की स्थिति के बारे में पता चलता है इस पुस्तक से कि पाटलिपुत्र कहां स्थित है। इसी पुस्तक में अच्छा एक चीज रुक जाओ, लिख लिया क्या स्थिति? नहीं लिखा है ना। स्थिति से पहले पाटलिपुत्र का यूनानी नाम बताया गया है ना। तो इन्होंने पाटलिपुत्र को मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में पोलीब्रोथा कहा है। यूनानी नाम क्या बताया है? पोलीब्रोथा। तो याद रखें, यूनानी नाम मिलता है पाटलिपुत्र का। यूनानी नाम था पोलीब्रोथा। पोलीब्रोथा, ये यूनान के रहने वाले थे। मेगस्थनीज यूनान के रहने वाले थे। एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ ये भारत आते हैं, और सेल्यूकस निकेटर के माध्यम से फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं, वहीं रहते हैं। ठीक है, तो इनका नाम था मेगस्थनीज, और इन्होंने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है अपनी पुस्तक में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने स्थिति बताई है पाटलिपुत्र की। स्थिति इन्होंने बताया अपनी पुस्तक में कि पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के बीच में स्थित था। तो इन्होंने ये जानकारी दिया है, बहुत खूबसूरत जानकारी है ये। पाटलिपुत्र, अच्छा ये कहां से जानकारी प्राप्त हो रही है बेटा?
इंडिका से, ये सब बातें मैं इंडिका के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो इंडिका से पाटलिपुत्र के विषय में जानकारी यहां से आप पढ़ते आ रहे हो। इंडिका के रचनाकार, इंडिका की भाषा, इंडिका की विषय वस्तु, इंडिका से पाटलिपुत्र के विषय में जानकारी, सब यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहां से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र गंगा व सोन नदी, गंगा व सोन नदी के बीच स्थित था। गंगा व सोन नदी के संगम पे लिख लेना बेटा, नदी के संगम पर स्थित था। तो हम आज तो जान ही रहे गंगा और सोन नदी का संगम कहां होता है, बिहार में, पटना में होता है। संगम पर स्थित था, यह जानकारी हमको देते हैं मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में। आइए देखते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और विस्तार भी बताया है कि पाटलिपुत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, कितना बड़ा नगर था, है ना। विस्तार, पाटलिपुत्र का विस्तार, ये सब पाटलिपुत्र के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र काफी बड़ा नगर था। इन्होंने बताया है कि पाटलिपुत्र की लंबाई जो थी, पाटलिपुत्र नगर की लंबाई जो थी वो 80 स्टोडिया, ये स्टोडिया यूनानी इकाई है लंबाई की, ठीक है। 80 स्टोडिया लंबा था पाटलिपुत्र और चौड़ाई थी बेटा 15 स्टोडिया, 15 स्टोडिया चौड़ाई थी, 15 स्टोडिया चौड़ाई थी। कहने का मतलब ये है, अच्छा एक चीज और जान लें आप कि एक किलोमीटर बराबर होता है 5 स्टोडिया। इसको कन्वर्ट करते हैं अगर किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर बराबर 5 स्टोडिया, मतलब किलोमीटर बड़ा है, स्टोडिया छोटा है, मतलब ये 16 किलोमीटर लंबा रहा होगा और 3 किलोमीटर चौड़ा, मतलब 48 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था पाटलिपुत्र नगर। यही तो निकल के आता है। ये जानकारी हमको मिलती है मेगास्थनीज की इंडिका से। एक और जानकारी मिलती है, इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि पाटलिपुत्र के जो भवन थे वो काष्ठ निर्मित थे, लकड़ी से निर्मित भवन थे। समझ रहे बेटा? तो लिख लीजिएगा पाटलिपुत्र के भवन, ये सब जानकारी इंडिका से मिल रही है। भवन काष्ठ निर्मित थे, लकड़ी की काठी का घोड़ा, हाँ, पाटलिपुत्र के भवन काष्ठ या लकड़ी निर्मित थे। काष्ठ निर्मित थे, याद रहेगा। ये तो पाटलिपुत्र के विषय में जानकारी दे रहे हैं मेगास्थनीज महोदय अपनी पुस्तक में। कितनी लंबाई चौड़ाई थी यहां से निकाल सकते हैं। लंबाई इसकी 80 स्टोडिया थी, चौड़ाई 15 स्टोडिया। पाटलिपुत्र नगर गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था और ये इसका यूनानी नाम इन्होंने संबोधित किया है पाटलिपुत्र को पोलीव्रोथा से, और बताया है कि पाटलिपुत्र के भवन लकड़ी से बने थे, मतलब कला वगैरह बहुत उन्नत अवस्था में थी, भवन लकड़ी से बनाए जा रहे थे। तो पाटलिपुत्र के विषय में इन्होंने जानकारी दी। अब देखने जा रहे हैं इन्होंने मौर्यकालीन समाज के बारे में क्या जानकारी दी है। समझ पा रहे हैं? तो ठीक है, पढ़ा जाए। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इंडिका में मौर्यकालीन समाज का उल्लेख, मौर्यकालीन समाज का उल्लेख किस तरह से मिलता है। आइए देखते हैं। क्योंकि ये मौर्यकालीन समाज और पाटलिपुत्र पर आधारित पुस्तक है मुख्य रूप से, तो देखते हैं मौर्यकालीन समाज के बारे में क्या बताया गया है। तो थोड़ा सा ये जो मौर्यकालीन समाज के बारे में बताते हैं उस पर विश्वास कर पाना कठिन है। आप देखें, अर्थशास्त्र में बताया गया है कि मौर्यकालीन समाज में 9 प्रकार के दास थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मौर्य समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं था, दास प्रथा थी ही नहीं। तो यहां विरोध आ रहा है, एक विरोध आ रहा है, चाणक्य सही है या मेगास्थनीज। तो इतिहासकारों ने माना है चाणक्य ही सही थे। 9 प्रकार के दास थे उस समय
कोई घर का काम करता था, कोई बाहर का, कोई खेत का, अलग अलग 9, कोई निजी काम करता था, निजी सेवा। तो ऐसे 9 प्रकार के दास थे। असल में ये जहां से थे मेगास्थनीज, यूनान से थे, वहां दासों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। दासों को जंजीर में बांध के रखा जाता था। यहां भारत में ऐसा नहीं होता था। भारत में दास स्वतंत्र होते थे, उनका भी एक वैवाहिक जीवन होता था। तो ऐसे में इनको लगा दास प्रथा है ही नहीं भारत में, इनको जंजीरों में तो बांध ही के नहीं रख रहे हैं, फिर दास कैसा हुआ। तो इन्होंने ये भ्रामक तथ्य जोड़ लिया अपनी पुस्तक में कि दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। याद रहेगा, दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित नहीं था बेटा। इसके अलावा देखें, इसके अलावा और क्या जानकारी देते हैं समाज के बारे में, मौर्यकालीन समाज के बारे में। इन्होंने बताया मौर्यकालीन समाज में 7 जातियां थी। कितनी जातियां थी? 7। इन्होंने बताया है मौर्यकालीन समाज में 7 जातियां थी, और यह भी काफी भ्रामक है। मौर्यकालीन समाज में 7 जातियां थी। अब बताया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। 7 जातियां थी, और जो भ्रामक तथ्य है उन्हीं को पढ़ा ही जाता है, पता नहीं क्यों। जातियां थी, ठीक है। तो वो 7 जातियां मैं बता रहा हूं कौन कौन सी इन्होंने बताई है। पूछा जाता है आपसे अलग अलग तरह से कि निम्नलिखित में से किस जाति का उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में नहीं किया है। तो 3 रहेंगे और एक कोई और रहेगा। तो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले दार्शनिक। तो एक जाति इन्होंने बताई थी विद्वानों की, जो कि एकदम उल्टा है। उल्टा है ना बेटा, दार्शनिक। दार्शनिक मतलब विद्वान, और विद्वान की कोई जाति होती नहीं है। समझ पा रहे हैं? हालांकि इन्होंने देखा होगा एक वर्ग ऐसा है जो अपने विद्वता के दम पे आजीविका अर्जित कर रहा है, धन कमा रहा है, तो वो देखा होगा ये दार्शनिक जाति का है। उन्होंने दार्शनिक अपना एक जाति लिख दिया। समझ पा रहे हैं? जाति न पूछो साधु की, हाँ पूछ लीजिए उसका ज्ञान। तो कभी भी किसी विद्वान व्यक्ति की जाति मत पूछिए। तो ये जाति बता रहा है विद्वानों की, नल्ला था एकदम। समझ पा रहे हैं? ठीक है, अच्छा। और यही नहीं, अभी और सुनिए। कृषक, किसानों की कोई जाति होती है? ये बता रहा है कृषक एक जाति थी। समझ पा रहे हैं? ठीक है। इसके अलावा सैनिक, देख रहे हो भाई, आज होता तो कोहराम मचा देता ये। सैनिक को बता रहा है जाति। इसको पता चल रहा है इस बात से कि इसको भारतीय समाज की ज्यादा समझ नहीं थी, ठीक है, फिर भी बता रहा है। एक जाति इसने सही बताया, वो था आभीर, अहीर जाति। हाँ हाँ, अहीर या आभीर। वो अहीर जो है शायद तद्भव रूप है, हाँ ये तत्सम है ना। अबे नल्ले हो क्या? कुछ दुग्ध पालक थे, पशुपालक थे, ऐसे लोगों को इन्होंने एक जाति के रूप में बताया है, आभीर या अहीर जाति। तो गोपालक पशुपालक लोग थे, पशुपालक समुदाय था। तो ये 4 जातियां, और इसमें एक ही आपको सही लग रहा होगा, यही एक जाति के रूप में इसने सही पहचाना। बाकी जाति नहीं है, बाकी तो पेशा है, अलग अलग ये व्यवसाय है, ठीक है। इसके अलावा देखें ये 5वां, शिल्पी या कारीगर, ये भी व्यवसाय है। हालांकि आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, विश्वकर्मा समुदाय है ना, कि वो एक जाति के रूप में है। तो शिल्पी या कारीगर। इसके अलावा देखें, इसके अलावा इन्होंने एक जाति बताया है, निरीक्षक, इंस्पेक्टर, पुलिस। देख रहे हो बे? हाँ, ये कोई जाति है नहीं। इसके अलावा दरबारी लोग, सभासद, जिनका दरबार में उठना बैठना है, उनकी एक जाति बता दी। तो नहीं, ये जाति नहीं, लेकिन फिर भी इसने 7 बताया है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 जातियां इन्होंने बताई है ना। सही एक ही है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि क्या इसने मौर्यकालीन समाज के बारे में मेन बातें क्या बताई हैं, और पाटलिपुत्र के बारे में क्या बताया है। तो मेगास्थनीज की इंडिका में इसी के विषय में जानकारी है, पाटलिपुत्र और मौर्यकालीन समाज। अगली पुस्तक कौन सी है? और मैंने पुस्तकों की श्रेणी लिखवाई है ना, मुद्रा राक्षस। ये सब छोटी, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। मेन पुस्तकें वही थी, अर्थशास्त्र और इंडिका, बस उनको अच्छे से हमने देख लिया। अब इनको फटाफट हम लोग खत्म कर लेंगे। मुद्रा राक्षस, कुछ बच्चे सैटरडे के कारण भी घर चले गए होंगे शायद,
है ना। मुद्रा राक्षस। तो देखिए बेटा, मुद्रा राक्षस सबसे पहले हम देखेंगे रचनाकार, रचनाकार, फिर हम देखेंगे, बात ना करें बेटा, रचनाकार, फिर हम देखेंगे भाषा, फिर हम देखेंगे विषय वस्तु। ये तीन चीजें बस। विषय वस्तु, ठीक है। मुद्रा राक्षस की रचना गुप्त काल में हुई थी, बाद में, लेकिन ये आधारित है मौर्य काल पे। मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। इसको लिखा किसने है आप बताइए, कौन लिखा है? विशाख दत्त। विशाख दत्त ने बेटा मुद्रा राक्षस लिखा है। भाषा है संस्कृत, संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा है। और इसकी विषय वस्तु क्या है? तो ये एक नाटक है जो आधारित है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हो रहे षड्यंत्रों पर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य को हटाने के लिए, उनको मारने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र हो रहे थे। उसी को आधार बनाकर इन्होंने एक नाटक लिखा है। तो ये समझ गए बेटा? तो लिख लीजिएगा, सीजियम के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हो रहे दुरभिसंधि। दुरभिसंधि होता मतलब जो बुरे उद्देश्य के साथ अगर कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। अबे दुरभिसंधि छोड़ दो, हाँ षड्यंत्र लिख लो, ठीक है? तुम लोग अलग ही लेवल पे पहुंच जाओगे नहीं तो। दुरभिसंधि सही शब्द था वैसे, ठीक है? तो लिख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हो रहे षड्यंत्रों पर आधारित है ये पुस्तक, षड्यंत्रों पर आधारित, ठीक है? बस इतना आपको जानना है मुद्रा राक्षस के बारे में। तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार है विशाख दत्त, संस्कृत भाषा में है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो उसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे थे उसी पर आधारित एक पुस्तक है। आगे बढ़ा जाए बेटा, ठीक है? अब देखिए अगली पुस्तक, मृच्छकटिकम। एकदम सही बेटा, मृच्छकटिकम। ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है हिंदी में, कोई मुझे बताएगा? एकदम सही बेटा, मिट्टी की खिलौना गाड़ी। मृच्छकटिकम, मिट्टी की खिलौना गाड़ी। मिट्टी की खिलौना गाड़ी या खिलौना, इसका अर्थ है मृच्छकटिकम, ठीक है? सबसे पहले देखेंगे इसके रचनाकार कौन है। तो बता रहा हूं मैं, रचनाकार आप जानते हैं क्योंकि काफी बच्चे बोल रहे हैं शूद्रक, तो आप जान रहे हैं इसके रचनाकार शूद्रक। यही तो सब पूछा जाता है आपसे भाई, है ना, कि मृच्छकटिकम किसने लिखा है, ठीक है? इसके अलावा इसकी भाषा जान लीजिए, संस्कृत भाषा, भाषा है बेटा संस्कृत, संस्कृत भाषा में है। इसके अलावा मृच्छकटिकम में जो है विषय वस्तु, इसकी विषय वस्तु तो इसमें बाबू एक कथा है, एक ब्राह्मण युवक की और एक वेश्या की प्रेम कहानी की कथा है। तो ये ब्राह्मण युवक और वेश्या की प्रेम कहानी पर आधारित पुस्तक है। तो लिख लीजिएगा आप लोग, ब्राह्मण युवक वह वेश्या की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें प्रेम कहानी है ब्राह्मण युवक की। आगे पढ़ा जाए तो मिट्टी की खिलौना गाड़ी, मृच्छकटिकम लिखा है शूद्रक ने संस्कृत भाषा में, और इसमें एक प्रेम कहानी है। चले आगे बेटा, अगला क्या है? कथा सरित सागर। लिख लिया ये, फटाक से लिखिए, हाँ, कथा सरित सागर। अगली पुस्तक है बेटा कथा सरित सागर। आइए देखते हैं कथा सरित सागर के बारे में, ठीक है? तो कथा सरित सागर जो पुस्तक है,
सबसे पहले इसके रचनाकार, तो इनके रचनाकार हैं सोमदेव वर्मन, या सोमदेव भी लिख सकते हैं, सोमदत्त नहीं, सोमदेव, सोमदेव। इसके अलावा इसकी भाषा, ये सब संस्कृत साहित्य ही है, भाषा है संस्कृत, पूछ दिया जाता है भाषा संस्कृत, ठीक है। ठीक, अब देखें कथा सरित सागर की विषय वस्तु, असल में इसमें बहुत सारी लघु कथाएं हैं और विशेष ये है इसमें कथाओं के अंदर कथाएं हैं। इंसेप्शन मूवी देखे हो? किसी ने देखा इंसेप्शन मूवी? कहां से देखोगे, अच्छी मूवी तो देखोगे नहीं, जिसमें एक व्यक्ति सपने में है और सपने के अंदर कोई सपना देख रहा है और फिर सपने के अंदर दूसरा सपना देखा है ना, तो देखा है, हॉलीवुड की ही है, लियोनार्डो द कैप्रियो की, कैप्रियो की, देखते हो कि नहीं तुम लोग? कोई बात नहीं। तो इसमें कहानियों के अंदर कहानी है और बहुत सारी कहानियां इसमें मौर्य काल की भी हैं, मौर्य वंश से भी संबंधित कहानियां हैं, तो यहां से भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये लघु कथाओं का संग्रह है, कथाओं का संग्रह, कथाओं के अंदर कथाएं हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसमें क्या है विषय वस्तु इसकी, तो ये कथाओं का संग्रह है अलग अलग, 11वीं शताब्दी में लिखा था सोमदेव ने। विषय वस्तु, तो इसमें मौर्य काल की भी कथाएं हैं, तो वहां से भी जानकारी मिलता है। तो इसमें कथाओं का संग्रह है, लिख लीजिएगा, अलग अलग काल के कथाओं की संग्रह है और इसमें कथाओं के अंदर कथा है, ठीक है, सही तो है, कथाओं का संग्रह, ठीक, अलग अलग कथाएं हैं इसमें, ठीक। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद क्या है, और विष्णु पुराण तो मैंने बताया है, पुराण बताया है, और विष्णु पुराण में मौर्य वंश की वंशावली है, ठीक है। तो विष्णु पुराण से भी वंशावली प्राप्त होती है मौर्य वंश की, तो हो गया, ये किताबें हैं, याद रहेगा बेटा, ठीक है। क्या हुआ, अबे संकलन हुआ है पुराणों का, अलग अलग समय पर, बहुत समय तक इनका संकलन इकट्ठा किए गए हैं अलग अलग समय पर, ठीक है। तो ये कोई एक रचनाकार नहीं बता सकते आप पुराण का, एक पुराण का रचनाकार कौन है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, संस्कृत भाषा में पुराण सभी संस्कृत भाषा में है, इनकी कुल संख्या है 18 और इनमें राजाओं की वंशावली है। जैसे वायु पुराण में मैंने बताया होगा गुप्त राजाओं की वंशावली, विष्णु पुराण में मौर्य शासकों की वंशावली, ऐसे बताया होगा आप लोग को, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब देखें बेटा, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मौर्य वंश। क्या शुरू करने जा रहे हैं, शुरू किया जाए, बच्चे भी नहीं आए हैं ना, सीटें खाली हैं, मंडे को पढ़ाऊं क्या, पक्का? और तुम लोग भुनभुनाते हुए नहीं जाओगे नीचे ना? एक बैच था, एक बैच है अभी भी, तो एक बार ऐसा हुआ कि मैंने बिना बताए, मैं नॉर्मली ऐसा करता नहीं हूँ, छुट्टी तो बहुत कम कोशिश रहती है मेरी छुट्टी हो ही ना, है ना। आप लोगों से भले ही कभी बहुत तबीयत खराब हो गया तो भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ, तब वापस भेजता हूँ। एक बार ऐसा कुछ हो गया, बहुत मुश्किल आ गया, मॉर्निंग वाले बैच में मैंने आए बच्चे और वापस जा रहे हैं, ऊपर बताया गया कि ठीक है आप लोग का आज क्लास नहीं चलेगा। तो लड़के जा रहे हैं, लड़के प्लानिंग कर रहे हैं, अरे चलेंगे यहाँ चलते हैं, 1 घंटे टाइम है, यहाँ खेल लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। लड़के चिल हैं, लड़कियां भुनभुनाते, बता देना चाहिए, बताते नहीं हैं, है ना, लड़कियां पीछे पीछे। और मैं बहुत बीमार था, बहुत ज्यादा। क्या हुआ, 3:30 से 5 वाले में था, देखो, हाँ। तो मैं बगल वाले कमरे में सुन रहा हूं, तो मुझे उस दिन इंसानियत के बारे में एक चीज पता चली, है ना, मानव प्रवृत्ति के बारे में एक दर्शन मिला मुझे कि देखिए कंप्लेनिंग नेचर जो है ना वो कभी नहीं समाप्त होता। पुरुषों का जो कंप्लेनिंग नेचर है वो नहीं, कंप्लेन नहीं करते, कोई भी मुद्दा हुआ सॉर्ट आउट करेंगे, किसी तरह निपटा लेंगे, ज्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, चीजों को हैंडल कर लेंगे। लड़कियों का, महिलाओं का ये प्रॉब्लम होता है, उनका नेचर होता है कंप्लेनिंग। तुम ज्यादा बात करोगे तब भी कंप्लेन, कम बात करोगे तब भी कंप्लेन, ठीक है, नहीं करोगे
तब भी कंप्लेन, मतलब सुकून किसी चीज में है नहीं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कंप्लेनिंग नेचर होता है। और ये इनमें, इन पर इनका कोई वश नहीं है, ये गॉड ने इनके अंदर इनबिल्ट किया है कंप्लेनिंग वाला। तो मैं फिर बुरा नहीं माना, मुझे शुरू में बुरा लगा, यार पढ़ाता तो रोज हूं, क्या छुट्टी नहीं करता होगा कोई एक दिन, ऐसा बहुत कभी हुआ था, शायद ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, बहुत दिन बाद हुआ था ऐसा कि मैं एक दिन नहीं बता पाया या छुट्टी कर दिया मैंने। मैं कहा ऐसा नहीं कर सकता यार, एक दिन कर सकता हूँ, इतना तो राइट बनता है, मैं भी इंसान ही हूँ। तो और ये सब भुनभुनाते हुए जा रहे थे, और सब 3-4 लड़कियां। फिर मैंने सोचा ये होता ही है ना, इसमें इनकी गलती नहीं है, इससे ये नहीं होता कि ये गलत इंसान है, ये इनका इनबिल्ट नेचर है, फॉर्मेलिटी गड़बड़ है पूरा। ठीक है, बस थैंक यू, आज के लिए जाइए।